देखिए न्यू चैप्टर होगा अंकटाड। देखिए अंकटाड है और छोटा सा टॉपिक है ये, और उसके बाद जो टाइम बचेगा हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए अंकटाड का मतलब समझिए ज़रा। सबसे पहले क्या है, जो भी एजेंसी है या इंटरनेशनल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, देखिए एजेंसी जो भी है, एजेंसी कह सकते हैं या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये दो प्रकार के हैं। पहला एक फंडिंग एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, फंडिंग इंस्टीट्यूशन। एक है नॉन फंडिंग, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, समझ रहे हैं। एक है फंडिंग इंस्टीट्यूशन, अनदर है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। क्या समझे? एजेंसी दो प्रकार के, एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन, एक है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखिए फंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो आपको पैसा से फंड से सपोर्ट करेगा, और नॉन फंडिंग का मतलब जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा बट उसमें एडवाइस देगा, टेक्निकल आपको असिस्टेंट करेगा, सहायता प्रदान करेगा। जैसे आपको जो कमी है उसके बारे में आपको एडवाइस देगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो हो गया नॉन फंडिंग। ठीक, तो देखिए फंडिंग इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल का है, ये दो है जिस पे हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। एक आपको वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसको हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, IBRD। दूसरा है IMF, IMF बोले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन द सेम वे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन भी दो प्रकार के हैं। नॉन फंडिंग में आपको है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होगा अंकटाड, अंकटाड। समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड बैंक था जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म कोई भी लोन प्रोवाइड करती थी। ठीक है, जो कोई भी कंट्री को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो लोन देता था, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रोड्स वगैरह, हॉस्पिटलिटी, ये सब बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करते कौन? वर्ल्ड बैंक। IMF जो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हम लोग को शॉर्ट टर्म टाइप के लोन प्रोवाइड करती थी, जो कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको दूर करने के लिए। जस्ट लाइक कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए देती थी, बट IMF जो है उस कंट्री के इकोनॉमिक जो क्राइसिस है या इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, जो भी डिस्पैरिटीज है उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती थी शॉर्ट टर्म। यानी कि जो जब भी है तो ये लोन से रिलेटेड है, मतलब फंड से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या था हम लोग पढ़े थे, इसका सिर्फ मोटिव क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी हो उसको रिड्यूस कर दे, पहली बात। दूसरा बात ये था कि जो वर्ल्ड का जो पीपल है उसका स्टैंडर्ड लिविंग हम लोग क्या करें, हाई कर दें, ये था मोटिव। इसका मतलब साथ साथ नेम से ही पता चलता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापारिक संगठन है। मतलब ये कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी था पॉलिसीज, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉर्मुलेशन करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज है उस डिफ़िकल्टीज को अबोलिश करना, ये सब WTO में। जो भी ट्रेड बैरियर और नॉन बैरियर है उसको रिमूव करना,
मतलब कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उस पर कुछ बैरियर लगती है, जो हम लोग शायद पिछले क्लास में या स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उस पर बैरियर लगती थी, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ मतलब जो टैक्स रेट है, नॉन टैरिफ का मतलब इसमें कोटा फिक्स हो जाता था। इन द सेम वे अंगटाड, जिसके बारे में हम लोग डीपली से आज डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि इन सभी पे तो डिस्कस कर लिया था हमने। ये जो अंगटाड है इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, समझ गए? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, इसको देखने से क्या पता चलता है, यूनाइटेड नेशन तो है ही कॉन्फ्रेंस, लेकिन यहाँ क्या लिखा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो था ट्रेड से रिलेटेड था, ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी था। अब खुद सोचिए इसको आने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको लाया क्यों गया? जब WTO जब था ही वर्ल्ड लेवल का, ट्रेड से रिलेटेड जो भी निगोशिएशन था, जो भी पॉलिसी था, जो भी रूल्स था, जो भी डिफ़िकल्टी था, इसको इम्प्लीमेंटेशन या जो डिफ़िकल्टी था उसको हटाने के लिए तो अंगटाड क्यों लाया गया? बात समझिए। यहाँ पे अंगटाड इसलिए लाया गया क्योंकि WTO में ओनली डेवलप कंट्री का चलता था। जो डेवलप कंट्री है इसमें क्या चलता था, ओनली डेवलप कंट्री, ओनली डेवलप्ड कंट्री का अपना रूल्स रेगुलेशन चलता था। आप जो रूल्स बना दिए, अब डेवलप है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब रूल्स बना दिया, उस पर चलता था। जैसे कि IMF में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रखा था तो उसको चलता है कोटा जिसका ज़्यादा। यहाँ पे जो बनाया गया ये अक्सर बनाया गया डेवलपिंग या अनडेवलप कंट्री के लिए। ये बनाया गया किसके लिए? डेवलपिंग कंट्री एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए किसके थ्रू बनाया गया, कौन बनाया? तो ये अक्सर बनाया अनडेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री बनाया। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप जो लेस डेवलप कंट्री उसका कुछ चलता ही नहीं था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब वो जो रूल्स पॉलिसी को फॉर्मुलेशन कर दिया, उसी को पॉलिसी को वो अपना अमल करता था, उसी के अकॉर्डिंग चलता था वो, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, तो जो भी डेवलपिंग कंट्री था या अंडर डेवलप कंट्री था उसको प्रॉब्लम हुआ करता था, ठीक ना। इसलिए बोला कि नहीं भाई, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे कि हम लोगों को हित में देखते हुए चला जाए। तो देखिए उससे क्या फ़ायदा हुआ। इन लोग जब बनाया एक अंगटाड, ये हमेशा याद रखें UN का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का जो होता है सेक्रेटरीट का ये पार्ट है, यूनाइटेड नेशन असेंबली सेक्रेटरीट जो होता है उसका एक पार्ट है। तो ये बनाया गया ताकि डेवलपिंग कंट्री में को चलेगा। मतलब ये कि जो भी डेवलपिंग कंट्री वन कंट्री टू अनदर कंट्री जब ट्रेड करेगी तो उसमें क्या होगा, जो टैक्स, जो ड्यूटीज, जो बैरियर होगा उसको रिमूव कर दिया जाए। टैक्स लिया भी जाएगा तो एक नॉमिनल मात्र के लिया जाएगा या स्पेशल रेट से लिया जाएगा। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बगल में मान कर चले और कोई डेवलपिंग कंट्री से ट्रेड करता है तो ये स्पेशल उसके लिए वो क्या बना देगा, एक ट्रेड का रूल्स बना देगा कि हाँ हम
इसके लिए श्रीलंका से ट्रेडिंग करेंगे तो उसकी से हम कुछ कम ही टैक्स लेंगे, या उसको इस गुड्स को मतलब कि ट्रेडिंग करने के लिए उस पर हम टैक्स लेंगे ही नहीं, अपना स्पेशल रूल्स बना लेंगे, समझ गए ना। इसलिए इस चीज़ को लाया गया अंटाड को, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव जो इसका था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेड एड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इन सभी को बढ़ाना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेड एड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना था, ठीक है। जो भी ट्रेड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी था उसमें इंक्रीज करना था, किसका, अंटाड का काम था। सेम एज देखिए WTO को जो ऑब्जेक्टिव है सेम इसका भी, इसमें कोई डिफरेंस हमेशा याद रखेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अंटाड और WTO में जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो क्यों अंटाड को लाया गया, ठीक है। कुछ हाँ साथ साथ क्या है, अंटाड कुछ रिपोर्ट इशू करती है, उस रिपोर्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ऑब्जेक्टिव लिख लिए। अब ज़रा समझिए, एक आया था, इसका जो फॉर्मेशन हुई थी अंटाड का जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 30 दिसंबर 1964 में, ठीक। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड है हेडक्वार्टर। इसका मेंबर जो कंट्री है मेंबर कंट्री 195 है। 195 इसका क्या है, मेंबर कंट्री है। मेंबर कंट्री है, समझ गए। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 30 दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कंट्री है 195 है। इसका जो सेक्रेटरी है, इसका सेक्रेटरी का नाम है मुखीसा केटुई मुखीसा केटुई। ये कहाँ के, केन्या का है, समझ गए। मुखीसा केटुई है, ये केन्या का है। आज अंकिता भी नहीं आई, कॉल की थी कि हम आ रहे हैं तो कल से 1:30 बजे आ ही जाइएगा, ठीक ना, बहुत लेट हो गया। कितना सवाल, अच्छा कोई बात नहीं, आज लेट हुआ लेकिन रेगुलर आइएगा, ये नहीं कि सर को कहना पड़े। जो क्लास से कंटिन्यू नहीं कीजिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो समझ गए, 30 दिसंबर 1964 है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका मेंबर कंट्री 195 है। सेक्रेटरीट का नाम है मुखीसा केटुई, ये केन्या का है। इसका पहला जो पूछेगा, इसका मीटिंग हुआ था कहाँ, तो जिनेवा में, तभी जिनेवा में बना। दूसरा हमेशा याद रखिएगा इंडिया में ही हुआ था, न्यू दिल्ली, वो लिख लीजिए, कभी कभी पूछेगा चूँकि अपना कंट्री से रिलेटेड है। अंटाड का सेकेंड मीटिंग हुई थी इंडिया, मतलब न्यू दिल्ली इंडिया में, लिख लीजिएगा। अंटाड सेकेंड मीटिंग इन न्यू दिल्ली इंडिया। फर्स्ट मीटिंग तो जिनेवा में हुआ, इसलिए उसका एस्टेब्लिशमेंट स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, और सेकेंड मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया भी इसका भी मेंबर है, चूँकि डेवलपिंग कंट्री इंडिया है तो ऑब्वियसली कि इसका मेंबर होगा ही। ये सेक्रेटरीट है मुखीसा केटुई, केन्या की है। इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्री को ही चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, बन जाने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ का उपलब्धि हुई थी। क्या हुआ तो उपलब्धि,
एक जीएसपी आ गया, ठीक है, जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। हाँ, सेकेंड मीटिंग न्यू दिल्ली हुआ था, जो दिल्ली में अपना है। अब देखिए अंकटाड, लास्ट में आप फोटो ले लीजिएगा उनसे, इसके बाद देखिएगा। देखिए ये जो अंकटाड आया तो इसका मेन उपलब्धि क्या हुआ था, सो जरा समझिए। जीएसपी आया, जीएसपी का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। लेकिन इसका जो उपलब्धि हुआ, इस चीज़ को बन जाने के बाद, इसको मैं मिटाता हूँ, ये तो नोट कर लिए आप। अंकटाड को बन जाने से देखिए क्या उपलब्धि हुई। तो देखिए जीएसपी आया, अंकटाड देखिए आ गया जीएसपी, जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। देखिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हम इससे पहले शायद हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब जो कम डेवलप कंट्री है, मतलब अंडर डेवलप कंट्री है, उन दोनों के बीच जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो टैक्स में क्या करेगा, वो रिबेट देगा या कुछ स्पेशल रेट से उस पर टैक्स लेगा, बैरियर को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो उसी को बोला गया जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अपना एक समानता आ गया अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, इंडिया है अपने साथ वो दूसरे कंट्री का कुछ प्रेफरेंस दे सकता है। ये कब आया था, तो ये आया था 1974 में आया था, बट इफेक्ट हुआ था ये 1976 से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1966 से ये इफेक्ट में आया था, प्रचलन में। मतलब इफेक्ट का मतलब प्रचलन में आ गया, होता ना कि हम इसी को बनाए और वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया 1976 में, समझ गया। तो ये हो गया अंकटाड। अब देखिए अंकटाड का कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो अंकटाड का जो कॉन्फ्रेंस होता है, इसका जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कहिए, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो होता है इसका, वंस इन 4 years, 4 साल में एक बार इसका ये होता है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, इसका कोई बड़ा सा टॉपिक है नहीं, इतना ही समझिए कि अंकटाड है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, जरा इस पर केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रखा है, द वर्ल्ड बैंक इज नॉन एज, इसको मिटा देते हैं। अंकटाड कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, तो आपको नोट्स में लास्ट में लिख दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, वो तो याद रखने का चाहिए। देखिए कहता वर्ल्ड बैंक इज नॉन एज, वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है, कहता IMF, ये ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तीसरा IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और चौथा IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, IBRD नहीं, IBRD नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या, IBRD। अभी भी यहाँ लिखे थे ना, वर्ल्ड बैंक या IBRD। फंडिंग एजेंसी में देखिए सबसे ऊपर में ही लिखा होगा, एजेंसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में देखिए कॉपी के ही ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक या ऑब्लिक दे करके IBRD लिखे। फंडिंग एजेंसी में देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक को IBRD के नेम से ही जाना जाता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट को IBRD का एस्टेब्लिशमेंट दोनों सेम में माना गया है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए कहता है मैच दी फॉलोइंग्स विथ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो IDBI, IFC इंटरनेशनल, नाबार्ड, ICICI बैंक। तो शायद ये सब आप लोग पढ़े नहीं तो ये मैच नहीं होगा, लेकिन याद रख लीजिए ये IDBI को हम नेम लिख देते, याद रखिएगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। यहाँ लिख देते हैं IDBI, एक है।
IFC है, IFCI। उसके बाद है नाबार्ड है, नाबार्ड। उसके बाद ICICI जो बैंक है, ICICI जो बैंक है वो। देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये ज़रा समझिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, इसका 1948 में, नाबार्ड 1982 में, और ये 1955 में हुआ था। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पॉपुलर है, ये पूछा भी जाता है। IDBI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेम भी लिख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? ये सब क्वेश्चन कई बार आया हुआ, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में अक्सर ये सब क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या समझे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखिए, ये इंडिया की फर्स्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की फर्स्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना? ये हमेशा याद रखिएगा, इंडिया का प्रथम यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबसे पुराना 1948 में बना था। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ICICI है, 1955 है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक ना? इसका पूरा नाम है क्या? हाँ, तो सबको तो लिख लीजिए, इसमें नहीं रहेगा लिखा हुआ, हम लिखा दे रहे, क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तभी तो हम इसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या? आंसर सिर्फ बता देंगे तो उससे नहीं होगा, सब चीज़ उसके बारे में जानना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल, अब भी लिखे ना, आप लिख नहीं रहे। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लिख लिए। नाबार्ड का लिखिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूरा नेम हुआ। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1982 में, अपने इंडिया में एक और बैंक 1982 में बना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, स्टूडेंट सब कन्फ्यूज कर जाता है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्जिम बैंक जो होता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक्जिम जो बैंक है वो भी 1982 में ही बना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। समझ गए ना? एक्जिम जो बैंक है, यहाँ पे एक्जिम बैंक लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ये भी 1982 में बना था। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ICICI का निकलेगा क्या? हाँ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक लिख लिए। ICICI का लिखे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में HDFC का फुल नेम जानते हैं ना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और लिख लीजिए, उसको भी नाम लिखिए HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हमेशा याद रखिए, अभी जो प्रेजेंट में है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HDFC का, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये है 1977। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी जो है इंडिया का समझिए सबसे लार्जेस्ट कैपिटल वाला जो बैंक है अपना HDFC ही है, हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर SBI का आता है पूंजी के मैटर में। सोचिए जबकि उतना बड़ी SBI, उतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैपिटल के मैटर में सेकेंड नंबर SBI है। हाँ, नेशनलाइज बैंक के मैटर में SBI का नंबर 1 आएगा। ओवरऑल जो इंडिया का बैंक है नंबर 1 कैपिटल इसके पास HDFC, उसके बाद SBI, उसके बाद फिर ICICI बैंक के पास है, ठीक ना। दूसरी बात देखिए, थोड़ा इसका जब बैंक का नेम आ गया है तो थोड़ा इस पर हम थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं। देखिए, प्राइवेट बैंक और जो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक होगा, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है बेसिक समझिए ज़रा। कैसे समझिएगा कि प्राइवेट बैंक है और ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, पता ना कि हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जिस बैंक को जो शॉर्ट नेम है उस नेम को डिस्क्राइब करने के बाद यदि कोई बैंक वर्ड आता है तो समझिए पब्लिक सेक्टर का बैंक है। अदरवाइज उसको नेम को डिस्क्राइब करने में यदि बैंकिंग वर्ड नहीं आता है तो समझिए प्राइवेट बैंक है। जैसे देखिए SBI, उसको डिस्क्राइब कीजिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर का, चूँकि देखिए बैंक आ रहा है। उसके बाद क्या आता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या कैनरा बैंक, CNRB शायद उसको शॉर्ट में बोला जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए सब में बैंक आ रहा है ना। लेकिन यहाँ देखिए HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कहीं शब्द आया बैंक? नहीं आया। ICICI में क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या कहीं बैंक शब्द आया? नहीं आया। उसी तरह एक्सिस बैंक में देखिए कहीं उसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो नेम नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को जब डिस्क्राइब करेंगे तो बैंक शब्द नहीं आएगा, पब्लिक सेक्टर में हमेशा बैंक शब्द आएगा। हाँ, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केसेज है, जैसे देखिए एक जीम बैंक, तो ये एक अलग बैंक है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अपने आप का फॉरेन से आप पैसा लाएंगे तो होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब जो बॉर्डर होता है वहाँ पर अक्सर ये बैंक होती है कि अपना जैसे आप अमेरिका से अर्निंग करके लाइएगा तो डॉलर कमा के लाइएगा, इंडिया में तो चलेगा नहीं, तो उस बॉर्डर पे अपना डॉलर उनको दीजिएगा, वो आपको करेंसी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये सब अलग है। लेकिन जो बैंक जो कार्य करता है, जिसमें हम लोग आप लोग को आवश्यकता पड़ता है, उस बैंक की मैं बात बता रहा हूँ कि बैंक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ तक समझ गए? क्लियर हो गया? देखिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करने से कितना नॉलेज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, डेट लिख दिए। कहता है दी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री ऑन करेंट अकाउंट इज इक्वल टू, तो हमेशा याद रखिए करेंट अकाउंट का मतलब जो होता है, ऐसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाए नहीं लेकिन आगे आए इसलिए थोड़ा हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अकाउंट बनता है दो होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब समझिए जो लॉन्ग टर्म का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कैपिटल अकाउंट में, जो शॉर्ट टर्म का होगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो, ये कोई जरूरी नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस कैपिटल फ्लो, ये भी कोई जरूरी नहीं। कहता बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट, ये सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए करेंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेड जब कोई भी गुड्स को किया जाता है तो करेंट ही होता है। उसके बाद कहता है इनविजिबल एक्सपोर्ट। इनविजिबल का मतलब ये होता है जिसको आप देख नहीं सकते, एक होता है विजिबल आइटम, एक होता है इनविजिबल आइटम। विजिबल जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, सेलफोन हो गया, मार्कर हो गया, बुक्स हो गया, ये सब क्या है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनविजिबल का मतलब होता है जिसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे सर्विस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन का कोई चैनल हुआ, जैसे जियो सर्विस प्रोवाइड करा, अगर मान कर चला अमेरिका में भी उसका है, तो ये हाँ इंटेंजिबल कर सकते, तो वो इसमें आ जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर कहता है मैच दी फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन विद द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। आपको बताना है इनमें से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को कौन कब बना है।
तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ल्ड बैंक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्ल्ड बैंक, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ जो लिख ये इसमें, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए जो डेट वगैरह है ना, इसको आप लोग यूट्यूब चैनल पे, अच्छा ठीक है इधर लिख देते हैं। तो देखिए यूट्यूब चैनल पे क्या है, जो डेट से रिलेटेड जैसा अभी हम डिस्क्राइब करें ना क्वेश्चन, इसको जरूर देखिए 2 बार 3 बार, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि डेट वगैरह हाँ सब डलाता है। नेट वाला क्वेश्चन हम निश्चित डालते हैं, जो भी पढ़ाते हैं क्लास, एमकॉम वाले तो कुछ हम गैप भी कर दे रहे हैं, लेकिन ये नेट वाला सब डालते हैं। सब देखता भी सबसे ज़्यादा नेट वाला देखते हैं, डालते हैं, क्योंकि कंपटीशन में सबका यूज है। और ये सब जो होगा वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ये अदर कंपटीशन वाले को भी काम करता है। ये UGC नेट में तो काम करेगा, इकोनॉमिक्स से जो नेट का प्रिपरेशन करा है उसको भी काम करेगा, जो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है हाँ, तो उन लोगों को भी फायदा करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, आपको जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसमें आपको ऑप्शन मारना है। देखिए वर्ल्ड बैंक है, WB है पहली ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल, सिर्फ लिखा हुआ है इंटरनेशनल, देखिए डेट को कैसे रिवीजन किया जाता है। तीसरा C, इसमें भी इंटरनेशनल ही लिखा हुआ है। D, एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट। तो देखिए जो मैच करने वाला होता है, आप 1-2 का भी जान जाइएगा ना, उससे भी ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं, ये रूल्स है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सब, ये पहला है 1944 ऑप्शन है, दूसरा 1956 फिनेंशियल कॉरपोरेशन, FC लिखेंगे समझिएगा, फिनेंशियल कॉरपोरेशन। 1960 जो है आपको डेवलपमेंट एजेंसी है, डेवलपमेंट एजेंसी है। उसके बाद 1966 है, 1966 है बैंक है। तो आप देखिए सबसे पहले एकदम इजी से इजी वाला जो सबको याद रखता है, पहले उसमें मैच करते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। तो देखिए पहला का पहला से ही मैच करेगा, A को 1 से मैच कर जाएगा, क्या वर्ल्ड बैंक 1944 में बना। दूसरा देखिए इंटरनेशनल, और 2 इंटरनेशनल है क्या, तो एक देखिए फिनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका मतलब कहिए इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका मतलब ये हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट IDA, कहना ये नहीं चाह रहा है। देखिए IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जगह पर यहाँ एजेंसी लिख दिया है, कोई गलती थोड़ा बहुत का चेंज कर दिया तो उतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि UGC का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब IDA ये इस समय बना था और इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन इस समय बना था, तो यहाँ दोनों है ठीक ना, तो यहाँ मैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहले हम ये ले रहे हैं ना 1966 जो बना आसियान डेवलपमेंट बैंक, इसको हमेशा याद रखिएगा। बैंक में एक और एक्स्ट्रा आ गया 1966 में आसियान डेवलपमेंट बैंक आया, इसको कहीं नोट करके लिखिएगा। तो क्या होगा इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन कब बना 1956 में, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका 1960 में डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका हो जाएगा C। इसका मतलब 1 A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, यानी कि एकदम सामने सामने इसका मैचिंग का दिया हुआ, हमेशा याद रखिएगा। हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया में है ये। हाँ एशियन ASIA, N लिखा दीजिए, हाँ N लगा दीजिए, एशियन तभी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सबको नोट करके लिखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको कर दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक N लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब आते हैं 5 में, क्या रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी फेवरेबल इफ, देखिए फेवरेबल का मतलब क्या, प्लस में। तो 1 कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो प्लस कब आएगा, फेवरेबल कब आएगा, जब हम लोग को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उस सिचुएशन में, क्या, या ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा हम लोग अपना पैसा अर्निंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें किस टाइप का ऑप्शन है,
पहला कहता है एक्सपोर्ट आर इंक्रीज, तो ये सही बता रहा है, पहला ऑप्शन सही है। आगे फिर पढ़िए, इम्पोर्ट आर डिक्रीज, इम्पोर्ट को डिक्रीज करेंगे, तो ये गलत बता रहा है। सी में कहता है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ये सही बता रहा है। इसका मतलब ए और सी इसका नहीं। उसके बाद कहता है हाँ डिवैल्यूएशन, एक मिनट, कैन बी फेवरेबल इफ एक्सपोर्ट आर इंक्रीज, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, सही बात है। इम्पोर्ट आर डिक्रीज, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, उसके बाद कहता है ए में ए एंड सी, देखिए यहाँ पे डी ही ऑप्शन होगा, ए होगा, चूँकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे मतलब इंक्रीज करेगा तो आपको क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज करेगा। दूसरा इम्पोर्ट का डिक्रीज करने से नहीं होगा, इम्पोर्ट्स आर डिक्रीज्ड, ये भी संभव है, लेकिन अगर सफाई आप खरीदिए नहीं तो उससे कहीं ऐसा थोड़ी कि इम्प्रूवमेंट होगा। सफाई की से आप खरीदना ही बंद कर दिए तो वो भी तो प्रॉब्लम ही है ना। इसलिए प्रॉब्लम है कि आपको जो नीड्स है उतना तो परचेज करना पड़ेगा ना, तो उसको सफाई डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए। साथ साथ कहता है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, इससे भी फायदा होगा। डिवैल्यूएशन मतलब क्या है, विमुद्रीकरण, मुद्रा के मूल्य में कमी कर दीजिए, ये भी फायदा है। जैसे अभी देखिए, अभी जो इंडिया में हुआ था वो क्यों आया था, ताकि ब्लैक मनी आया निकल जाए पैसा ना, फॉर हाँ। तो यहाँ पर डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन अब हाँ, लेकिन से पहले बहुत पहले हुआ था, इंदिरा गांधी के समय, मतलब मोदी के समय में तो हमको लगता नहीं हुए हैं। ये थे आपको वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जब थे, तो इंदिरा गांधी तो खैर उस समय नहीं थे, कांग्रेस का ही मानिए सरकार था जब मनमोहन सिंह थे, तो इस समय डिवैल्यूएशन होता। विमुद्रीकरण, मुद्रा का मूल्य में कमी किया गया, समझे ना, कमी करने से फायदा होता, नुकसान नहीं होता। चूँकि देखिए अपने कंट्री में क्या था, एक ऐसा समय था कि डॉलर से भी ज़्यादा इसका रेट था, बहुत पहले की बात कीजिएगा तो। लेकिन आज क्या है कि डॉलर से हम लोग ये है कम, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग का मतलब वैल्यू नहीं है देश का, जान से किया गया कम। अब आगे बढ़िए। हाँ, वो तो ट्रेड उसका ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसलिए थोड़ा उस पावरफुल हम लोग से ज़्यादा है, पैसा वाला ज़्यादा है। दूसरा और कॉज है कि हमारा इंडिया अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दूसरा नंबर स्थान है, लेकिन अमेरिका के कई गुना पॉपुलेशन हम लोग से कम होते हुए भी कई गुना बड़ा है। तो अब इसलिए उसके पास ज़मीन है, खुद सोचिए, आपके पास पापा के 10 बीघा ज़मीन है, आप अकेला है, और किसी को 10 बीघा ज़मीन है, 5 आदमी है, तो अमीर कौन हो गया, जो अकेला है वो है। ये भी एक रीज़न है। तो अमेरिका के पास क्या पॉपुलेशन कम है और लैंड ज़्यादा है उसके पास, इंडिया के पास क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़मीन कम है। चाइना की बात कीजिए तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया से बड़ा भी कंट्री है वो, ये जान लीजिए, इंडिया से बड़ा बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन के बारे में सेकंड स्थान है। हमको लगता है अब जनगणना होगा तो कहीं नंबर 1 ना आ जाए, ठीक ना। तो इसलिए तो आगे होने का ये भी एक रीज़न है, हमारे इंडिया पीछे होने का ये सब भी रीज़न है। अब हाँ, अब 21 आएगा ना पॉपुलेशन का, आप जनगणना होगा, सेंसस 2021 में हुआ था ना, 21 बोले सॉरी 2011 में। अब 10 साल के बाद 21 आया, अब इस साल में होगा, तो हमको लगता है कि नंबर 1 आ जाएगा या लगभग उसका बराबर में हो जाएगा। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स कंपोनेंट कहता करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट, ये भी होगा, सही है। क्योंकि हम बताए थे करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है, यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब होता है, एक होता है यूनिलेटरल मतलब 1 वे ट्रांजैक्शन, और बायलेटरल का मतलब 2 वे ट्रांजैक्शन। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों होता है, हमेशा याद रखिएगा। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ाएं, इसलिए शॉर्ट में उसका स्पॉन्सर बना करके हम निकल जा रहे हैं, तो फिर कन्फ्यूजन होगा। ये चैप्टर पढ़ाएंगे फिर कहता है इन कंप्यूटेशन बीओपी, इसको हम इग्नोर करते हैं। बीओपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी है, इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर देखिए कहता है काउंसिल, फिर क्या था क्वेश्चन, ये हमने लिखते हैं, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, एक्सटर्नल फाइनेंस का कौन सा सोर्स नहीं है। कहता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंड है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कहता विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। तो देखिए इसमें से आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए तो एक तो ऑप्शन है WTO है, दूसरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है आपको,
वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तीसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मतलब उधार में खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट माने नहीं बेच रहे हैं और क्रेडिट पे बेच रहे हैं। उसके बाद कहता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। अब आप लोग खुद सोचिए इसमें से कौन सा एक्सटर्नल उधार समझे इसे, एक्सपोर्ट पूरा उधार पे। हाँ हाँ सही पकड़े। क्यों पकड़े आप WTO? हाँ सही बोले, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि ये पैसा की काम करता ही नहीं है इसलिए हम बता दिए थे ये WTO नॉन फंडिंग एजेंसी है। फंड है ही नहीं तो सोर्स कैसे हो सकता फाइनेंस का, यहाँ पर यही कॉमन सेंस लगाना था। ठीक है, नहीं तो कितना सोचेगा, सब तो इंटरनेशनल ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या सब तो सही है, कोनो का जात में मार के चलाएगा, कहेगा या तो कहेगा कि लगता है क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ WTO आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है विच वन इज ए कॉल्ड ए ब्रेटन वुड्स ट्विन। इनमें से ब्रेटन वुड्स ट्विन किसको बोला जाता है? कह रखा IBRD एंड IDA को। दूसरा ऑप्शन है IMF एंड IBRD है। तीसरा IMF एंड IFC है। तीसरा IDA एंड IFC है। किसको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स? ब्रेटन वुड का जुड़वा हम बताए थे IMF एंड वर्ल्ड बैंक IBRD। वर्ल्ड बैंक बोले तो IBRD, तो देखिए ऑप्शन है IMF एंड IBRD। यहाँ पे हो जाएगा IMF एंड IBRD। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। चूँकि IBRD बोले तो ये हो गया क्या चीज, वर्ल्ड बैंक हो गया, समझ गए ना, ये हमेशा याद रखिएगा। और फिर क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसको मिला करके बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, तो IBRD और IDA को मिला करके वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। 5 मिला करके इंस्टीट्यूशन को, ग्रुप को वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए ये सब आया हुआ ही क्वेश्चन है, ये पूछा है नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन था। कहते यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, कहते अंकटाड स्टैंडर्ड फॉर, अंकटाड का नेम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट। दूसरा बी में कहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेफिसिट है। सी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट है। डी है यूनियन ऑफ नेशन कॉज फॉर ट्रेड, तो यहाँ पर सी होगा ना आंसर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट। और ट्रेड लिखते हैं, टैरिफ कर दीजिएगा, टैरिफ एंड डेवलपमेंट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड। कहता है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होता है ट्रेड बैलेंस में, करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, नॉन ऑफ दिस। ये हमेशा समझिए ये कैपिटल अकाउंट में होगा, क्योंकि लोन तो लॉन्ग टर्म में होता है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंट हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में हम निकाला है इसलिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, करेंट अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, इसको भी हम निकालते हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब देखिए यहाँ पर बोला है मैच दी फॉलोइंग्स। कहता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जिनेवा लोन टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए डिफरेंस कितना क्वेश्चन है मैच करने वाला। ये पूछा है UGC नेट जून 2015 का क्वेश्चन है, जरा समझिए। देखिए जितना चीज़ हम बताए थे सब क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा एक एक पॉइंट को हम लोग को समझ के चलना है। UGC नेट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से हम लोग को इस चीज़ को जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन कहाँ तक डीपली से पूछा जाता है। हाँ सब प्रीवियस है, तभी तो देखिए लिख दिए हैं UGC नेट जून 2015, ये फलाना जिस समय पूछा गया वो है। देखिए पहला है जो ऑप्शन है 15 नंबर क्वेश्चन का, ए में है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस समझिए शॉर्ट में हुआ। दूसरा है आपको सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो। सी में है जिनेवा। डी में है आपको
लोन टू प्राइवेट सेक्टर, लोन टू प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे आपको मैच करना है, ABC में ये ऑप्शन है। अब यहाँ ऑप्शन है पहला WTO, दूसरा ऑप्शन है आपको वर्ल्ड बैंक, मैच करना है, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक है, तीसरा में है IFC, चौथा में आपको है IDA। देखिए सबसे पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था WTO को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हुआ था, और वर्ल्ड बैंक के लिए क्या हुआ था? अरे जेनेवा WTO से रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जेनेवा, हाँ WTO का कहाँ है, जेनेवा है ना, तो इसका मतलब जेनेवा में मैच करा है WTO। देखिए जेनेवा ये मैच करा है WTO। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसमें मैच करा है वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तभी तक ब्रेटन वुड्स ट्विन बोला जाता है। बात समझिए जरा, वर्ल्ड बैंक जो बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उरुग्वे राउंड में बना था। बात समझ रहे हैं ना, उरुग्वे राउंड। उसके बाद देखिए हमने बताया था सॉफ्ट लोन विंडो किसको बोला जाता है, IDA को, सही ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो, जिसको हम लिखे थे सॉफ्ट लोन प्रोवाइडर करके लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हुआ था, जो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती है। साथ साथ इसका डेट भी बताए थे, WTO 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वर्ल्ड बैंक 1944 माना गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 में बना, और IDA बना 1960 ईस्वी में बना। ठीक है, समझ गया यहाँ तक क्वेश्चन? इस तरह से ये मैच होगा। देखिए एक क्वेश्चन को रिकॉल करने से सारा चैप्टर को रिकॉल हो रहा है, इसलिए सबसे मायने मतलब रखता है, समझने के साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन को प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग्स इज नॉट दी एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए कहता है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का ग्रुप नहीं है या एजेंसी नहीं है। बात देखिए, पहला मीगा, उसके बाद ICSID। देखिए पहला है मीगा, MIGA मीगा, दूसरा आपको ऑप्शन है ICSID, तीसरा ADA, नेक्स्ट है चौथा IDA। ये तो एजेंसी नहीं है। देखिए मीगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी है, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है ही। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट ADA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ही, जो यहाँ पे आया था, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब कि वर्ल्ड बैंक का इनमें से एजेंसी कौन नहीं है, ADA नहीं है। समझ गए बात को? उसके बाद देखिए द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय, याद है कि भूल गए? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी मतलब कौन दिए थे? डेविड रिकार्डो, ठीक ना, जो जिसको जिस चीज़ में प्रोडक्शन होगा, जिसका ट्रेड सरप्लस होगा, हाँ, तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के दिया था। देखिए ऑप्शन है पहला में है डेविड रिकार्डो। द मेजर सोर्स ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज, इनमें से कौन सा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है? IMF एंड IFC, IBRD एंड IFC, IBRD एंड ADA, IMF एंड IBRD। इसका मतलब ये हो जाएगा IMF एंड IBRD, ठीक है, चूँकि IBRD बोले तो वर्ल्ड बैंक। उसके बाद देखिए विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड बैंक बोरोइंग, इट बोरो इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इट बोरो अंडर द स्वेप एग्रीमेंट, इट बोरो दी डिस्काउंट नेट प्रोग्राम, ऑल दी अबव। सब इसमें हो जाएगा वर्ल्ड बैंक में, ये सब तरीका है बोरोइंग करने का, तो याद रख लीजिएगा। ये ग्रुप डी इसका आंसर हो जाएगा, डी मतलब ऑल ऑफ दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना इनमें से कौन सा फॉल्स है। कहता है IFC वाज एस्टेब्लिशमेंट इन जुलाई 1956। देखिए यहाँ से मैच करा है, ये सही है।
IFC encourage the growth and development of public sector enterprise in member country। क्या सही है? IFC जो है इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा किसको, और ग्रोथ करेगा किसको, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज को। क्या ये सही है? सही है। बता दें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेगी, और IDA सॉफ्ट लोन विंडो है, ठीक ना? तो ये भी सही है। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको फॉल्स बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज इन मेंबर कंट्री। दोनों एक ही चीज़ लिख दिया गया है, और इस साइड भी शायद वही चीज़ लिखा, हाँ बी में भी वही चीज़ लिख दिया गया ऑप्शन। इफ IFC इनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ओ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट था तो पब्लिक है, तो रॉन्ग हो गया। क्या वहाँ प्राइवेट है, यहाँ पब्लिक है, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी करेगा तो प्राइवेट सेक्टर को ये प्रमोट करेगा या ग्रोथ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करता है। तीसरा डी में कहता है IFC इज एन एफिलिएटेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ऑब्वियसली है उसका मेंबर है, तो वर्ल्ड बैंक का से एफिलिएशन तो रहेगा ही, तो सब सही है। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर, हमेशा याद रखिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, इंटरप्राइज, इंटरप्रेन्योर है उनको डेवलप करने के लिए बनाया गया था, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको इग्नोर करते हैं, ये भी इग्नोर करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है द थ्योरी सजेस्ट द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमिन्ड बाय फैक्टर एनवायरनमेंट, ये भी ये है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, बस। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ गए और प्रैक्टिस हम लोग किए। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो या फीमा, फिर ISM कुछ होगा, ठीक ना? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस, जो सिलेबस है यूनिट 1 का वो पढ़ रहे हैं हम लोग। FDI हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, WTO हो गया, UNCTAD हो गया। उसके बाद बचा हाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बचा, जैसे आसियान, साप्टा, नाफ्टा, ये सब भी हम लोग को सिलेबस है UN। तो एक ही दिन में नाफ्टा, साप्टा, UN, आसियान वगैरह खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है तो कल ही वही हम पढ़ा लेंगे। उसके बाद आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेरा, फीमा, हाँ यूनिट 1 में ही है। अभी यूनिट 1 चला है, हमको लगता है ऑलमोस्ट 10 डेज और क्लास होगा, समझिए होली तक यूनिट 1 कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स पे आएंगे, कौन सा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है हम लोगों को UGC नेट में।